नमस्कार, मैं अजय कुमार इस वक्त जुड़ चुका हूं पुरुष आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष बरखा त्रेहन जी के साथ। आइए कुछ बातों को लेकर के साझा करते हैं कि किस तरीके से जो है बरखा त्रेहन जी जो है कार्यरत हैं, व्यक्तियों के लिए संघर्ष की लड़ाई लड़ रही हैं। जहां पर पुरुषों को न्याय नहीं मिलता उनके लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहती हैं। आइए बरखा जी से पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये लड़ाई हम सब की है, ये मेरी लड़ाई बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी मुहिम है जिसमें हम सबको जुड़ना चाहिए और किसी के साथ भी अन्याय जो होता है वो गलत होता है। तो अगर पुरुषों के साथ, मेरे पुरुष भाइयों के साथ भी अन्याय हो तो मैं उसको गलत समझती हूँ और उसके लिए तत्पर खड़ी रहती हूँ, आवाज़ उठाती हूँ, उठाती रहूँगी। मुझे 10 साल हो गए हैं इस आवाज़ को उठा से भी मुलाकात कर चुकी हूँ और आग्रह कर चुकी हूँ कि जल्द से जल्द एक पुरुष आयोग का गठन सरकार द्वारा हो। अभी भी बजट आया था जब कल, तो मैंने एक ट्वीट किया था कि पुरुषों के लिए बजट में क्या है। वो ट्वीट काफ़ी वायरल हुआ है, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिला। मैं जवाब के इंतज़ार में हूँ कि कभी देखा था, मैंने भी देखा था। हाँ जी, तो ये अन्याय जो है पुरुषों के साथ बहुत हो रहा है, उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती। 80% जो है इस देश के पुरुष टैक्स पेयर्स हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं है। वो जीडीपी के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे पुरुष भाई मर रहे हैं। आंकड़ा ये कहता है, एनसीआरबी डेटा ये कहता है 3 गुना पुरुषों की आत्महत्या आज की डेट में हो रही है और ये 4 गुना होने वाली है। स्थिति भयावह है। डर का माहौल पुरुषों के बीच में तो है, क्योंकि अगर कोई भी महिला उनका नाम लगा देती है, उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगा देती है, तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। उनकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट के परेशान होके, हताश होके, दर्द से भरा वो पुरुष, उसकी बात तो कहीं सुनवाई होती नहीं है, तो वो आखिर क्या करे, मरेगा ही तो, इसलिए वो मर जाता है। ऐसा देखा जाता है अक्सर, जब पुरुषों को न्याय नहीं मिल पाता वो अक्सर न्याय के लिए भटकते रहते हैं और लास्ट में जाकर के वो आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा आखिर कब तक चलता रहेगा? पुरुष आयोग की, जैसा कि बता रहे हैं कि डिमांड की है और उसका अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, तो उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे और कुछ बातें और करते हैं पुरुष आयोग को लेकर के। जैसा कि बताया था कि पुरुष आयोग के लिए डिमांड की थी, तो क्या कुछ रहा अभी? देखिए, हमारी सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी 2 डिमांड्स थी। एक तो थी कि सरकार द्वारा मेंस कमीशन, पुरुष आयोग का गठन। दूसरा, सभी कानून जेंडर न्यूट्रल बना दे, मतलब सभी कानून बराबर हों। जब हम बराबरी की बातें करते हैं तो महिला हो या पुरुष हो, विक्टिम तो कोई भी हो सकता है, तब कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। साथ में हम ये भी कहते हैं कि कानून की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, तो फिर पुरुष ही क्यों दोषी होता है? अगर रेप के केसेस देखे जाएं तो अधिकतर रेप केसेस, तकरीबन 75% से भी ज्यादा रेप केसेस फॉल्स होते हैं, लेकिन पुरुष को हम जेल में डाल देते हैं। अगर आप 498 दहेज कानून की बात करें तो 95% फॉल्स हैं। ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट कहती है। फिर भी हम ऐसे कानून अपने देश में लाए हैं जिससे वो पुरुष विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं, परिवार तोड़ रहे हैं, देश टूट रहा है, लेकिन अभी भी हम सब सो रहे हैं। जागो भारत जागो। अक्सर ऐसा भी देखा जाता है, जहां बहन बेटियां समाज में इज्जत होती है और जो समाज में बैठने वाली बहन बेटी या बहू होती है, आखिर उसको भी न्याय नहीं मिल पाता, वो भी दर दर भटकती रहती है। जहां 2 नंबर का काम करने वाली या अलग मर्दों के साथ रहने वाली जो औरतें हैं, उनको जो है पुलिस ज्यादा समर्थन करती है। आखिर इसका मुद्दा क्या है? देखिए, जो असली में विक्टिम है महिला, उसको तो कभी न्याय मिलता ही नहीं, वो दर बदर की ठोकर खाती रहती है। और जो फर्जी कानून का, फर्जी दहेज का केस, रेप का केस, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस डालती है, वो धड़ल्ले के साथ आराम से घूमती है, पेंशन भी लग जाती है उसकी, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। उसे पता है कि कैसे कानून को तोड़ मरोड़ करके उसका लाभ होना है, और उसका जो हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है या जो भी है, भाई है, पति है, जिसके ऊपर भी उसने केस डाला। अच्छा, ये आप चौंकिएगा नहीं मैंने जो भाई वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि आजकल भाइयों के ऊपर भी रेप केस डल रहे हैं प्रॉपर्टी सेटलमेंट के मामलों में। तो सिर्फ और सिर्फ जो गुनहगार है वो पुरुष है, लड़की जो है बच के निकल जाती है। हमारे देश में ऐसे नेता हैं जो कहते हैं महिलाओं को 100 खून माफ। कितना गलत है। क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता, महिला हो या पुरुष, दंड
उसको मिलना चाहिए जिसने दुरुपयोग किया है कानून का, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का भरसक दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन आज भी हम आंखें बंद करके बैठे हैं, इसीलिए आत्महत्या की दर 3 गुना हो चुकी है और 4 गुना जल्द हो जाएगी। कोई पॉलिसी नहीं है। अगर हम कैंसर की भी बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तमाम पॉलिसीज हैं, तमाम जानकारी है, तमाम फंडिंग आ रही है, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर जो पुरुषों के बीच में होता है वो कितना घातक है, लेकिन हम उसकी बात भी नहीं करते, चर्चा भी नहीं करते, कोई पॉलिसी नहीं बनाते पुरुषों के वेलफेयर के लिए, वेलबींग के लिए कुछ नहीं काम करते। अभी तो आपने देखा होगा 1 जुलाई से एक BNS जो लागू हुआ है उसमें सेक्शन 69 कितना घातक है। अगर एक लड़की सिर्फ इतना कह दे कि जॉब का झांसा दिया या प्रमोशन का झांसा दिया या शादी का झांसा दिया या आइडेंटिटी बदल कर मुझसे फिजिकल रिलेशनशिप बिल्ड किया है, तो उस लड़के को या उस पुरुष को 10 सालों की जेल है। आप सोचिए, बाढ़ आने वाली है, फर्जी केसेस की बाढ़ आने वाली है, 10 सालों की जेल। अगर देखा जाए जिस तरीके से संविधान में बदलाव ला रहे हैं, वहीं जो गैर तरीके का काम कर रहे हैं पुलिस अधिकारी, जहां हमें उनको सस्पेंड करवाना चाहिए आखिर उनको सस्पेंड नहीं करवाया जा रहा। जो इस तरीके के भ्रष्ट अधिकारी हैं वहीं संविधान को बदलने की बात करते हैं। संविधान तो सही है, संविधान तो सही है, लेकिन उसका गलत उपयोग क्यों किया जा रहा? आखिर इन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए, भ्रष्ट अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा बहुत आवाज उठाई तो सस्पेंड कर देते हैं, फिर 2 महीने बाद फिर उन्हें बेहाल कर लेते हैं। इसी वजह से तो हम लगातार मांग कर रहे हैं कि पुलिस के रिफॉर्म, कोर्ट के रिफॉर्म, सब रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, पुरुष प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन हम अभी भी यही सोच रहे हैं कि सिर्फ महिलाएं प्रताड़ित हैं, उन्हीं के लिए कानून, उन्हीं के लिए बातें, जो कि बहुत गलत है। एक बात और आपको बता देता हूं, जहां महिला आयोग बना हुआ, राष्ट्रीय महिला आयोग, वो हमेशा महिला के पक्ष की ही बात करता है, जबकि पुरुष सही है। सभी एविडेंस होते हुए महिलाओं का पक्ष क्यों लिया जाता है? क्या उन्हें नहीं पता, या उन्होंने कोई अलग जो पढ़ाई की है, वकालत की है, जज थे वो रिटायर, जो आज वो राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है? सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि महिला आयोग जो है वो महिलाओं की ही नहीं सुनता। माएँ और बहनें क्या महिला नहीं है? वो सिर्फ और सिर्फ पत्नी की झूठी कंप्लेंट के ऊपर सुनवाई करता है। CAW सेल में सिर्फ और सिर्फ पत्नी की सुनवाई होती है। क्या माँ, सास, नंद महिलाएं नहीं हैं? तो ये भी झूठ है कि महिला आयोग महिलाओं के लिए काम करता है। अब आपको दूसरी बात बताऊं, फर्जी केसेस की बाढ़ आ रखी है। इतने सारे फर्जी केसेस डलवाए जाते हैं फॉरेन फंडिंग लेने के लिए। बहुत सारे ऐसे हिंदू के रिपोर्ट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कैसे महिलाओं द्वारा फर्जी केस डलवाए जाते हैं और उससे बाहर विदेशों से फंडिंग लाई जाती है। अब ये जो महिला आयोग है, जब मेनका गांधी जी थी, मैं उनसे मिलने गई थी और उनको ये बात रखी थी कि पुरुष आयोग क्यों नहीं बन रहा। तब उन्होंने कहा कि बहुत सारे हजारों पुरुष हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि बिल्कुल वो तो कॉल करेंगे ना, उनके पास तो कोई चारा नहीं है, ना कोई आयोग है, ना कोई सरकार को उनकी सुन रही है, ना कहीं उनकी सुनवाई है, ना कोई हेल्पलाइन नंबर है, तो वो जाएं कहाँ? इसलिए आपको कॉल करते हैं। लेकिन उनके पास तो उसका कोई समाधान नहीं। वो तो ना किसी पुरुष की बात सुन रही है, ना किसी सास की, ना नंद की। तो बस सही है और सच्ची है तो गर्लफ्रेंड, या जो बीवी बैठी है, जो पत्नी बैठी है, जो झूठे आरोप लगा रही है, फर्जी आरोप लगा रही है, बस वही सच्ची है, बाकी तो सब झूठे। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ। मैं अजय कुमार, रिपोर्टिंग खबर दुनिया भर, विकास कैमरामैन विकास झा के साथ। ये दिन भर सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा में लगे रहते हैं। किसी के घर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए और इन तक बात पहुंच जाए और डायरेक्ट कांटेक्ट पूरा दिन, किसी के घर में शादी है तो पहुंचना है, बच्चा हुआ है तो पहुंचना है, गमी है तो पहुंचना है, कोई दुख तकलीफ है पैसे की, कोई और केसेस है, क्या है, लीगल नॉलेज, सब कुछ बताते रहते हैं। इनका दिन कब चढ़ता है, कब रात हो जाती है, इनको पता नहीं। खाना ये खाते नहीं कहीं और, गिफ्ट ये लेते नहीं, इनकी पत्नी जो खाना बनाती है वही खाते हैं। उद्देश्य जो चादर और सादर को बताने का सिर्फ ये था कि आप अपनी हिंदू संस्कृति के बारे में सोचिए, आप भारत के बारे में सोचिए, भारत के सपूत हो, भारत के सपूतों, भारत ने तुम्हें कितना गौरवान्वित किया है, कितनी सारी कहानियां हैं हमारे
कुछ लोग डिवाइड करते हैं कंट्री, उनसे सावधान रहें। और हमें हिंदू होने पे गर्व है। किस किस को हिंदू होने पे गर्व है? हाथ उठाइए। मैं सभी को देख पा रही हूँ कि उनको यहाँ सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करते हुए ये गुरुकुल के बच्चे बैठे हुए हैं। कितना अच्छा लगता है इन्हें देख करके। जब ये गणेश वंदना कर रहे थे तब भी कितना अच्छा लगता था। तो ये हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर है। अब चाहे इसको भारतवर्ष को आप देवी देवताओं के साथ जोड़िए या जो भी ग्रंथों की बात हो रही थी, वेदों की बात हो रही थी या हमारे शास्त्रों की बात होती है, कुछ भी किसी भी प्रकार की आप अगर बात करेंगे तो भारत जैसा दूसरा देश कोई भी नहीं है। तो भारत में आप पैदा हुए हैं, भारत की धरती पे आप पैदा हुए हैं, इसलिए आपको हमेशा हर्ष से रहना चाहिए, प्रफुल्लित रहना चाहिए, क्योंकि भारत जैसा देश पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। जहां फैमिली सिस्टम है, जहां हम कोविड में से कैसे बाहर आ सके। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो था फैमिली सिस्टम। जो हमारा फैमिली सिस्टम है वो हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। जब कोविड हुआ तो हमने कैसे एक दूसरे की मदद करी, और जबकि बाहर अगर आप विदेशों की बात करें तो वहां अकेले घरों में मर गए लोग, पता तक नहीं चला, लाशें मिल गए, कोई किसी को जानकारी तक नहीं थी। यहाँ पर हमने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे को अंत तक, अगर वो बीमार है तो उसकी हमने जितनी भी सेवा कर सके उसकी सेवा करी। और इसीलिए यहाँ पर डेथ रेट बहुत कम था। जो अस्पताल लोग गए पैनिक करके, बल्कि वो न बच पाए जो घर में रह के, जिन्हें आयुर्वेद का या जो अपनी रसोई में, हम माताएं और बहनें बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी समझती हैं कि रसोई